निवेदिता है, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सो आज हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का 6 टॉपिक कंप्लीट किया था, जिसमें हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेट एंड जो है डिसिप्लिन, बाकी के जो टॉपिक थे हमने कवर कर दिए थे। आज हम लोग 7 टॉपिक से कंप्लीट करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले हमारा नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप जो है उसको देख सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं देखे हैं, क्योंकि वो टॉपिक्स भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोग का हमारा आज का टॉपिक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का 7th पॉइंट है। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था। पहले तो हम मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, तो मैनेजमेंट मतलब क्या, किसी भी चीज को मैनेज करना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एनी इंडिविजुअल, अगर कोई भी व्हाइल अचीविंग देयर गोल्स, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है तो वो एक सिस्टमैटिक एंड टेक्निक्स यूज करता है। उस टेक्निक्स को क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो उसको ही क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। जो भी टेक्निक्स एंड सिस्टमैटिक वे से हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज किया जाता है उसको ही, और जो हमारे टेक्निक्स होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर को क्या होता है, एक गाइडलाइन प्रोवाइड होती है। एक गाइडलाइन समझ में आता है कि मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड को कैसे हासिल कर सकते हैं, वो अचीव कैसे करना है, सारी चीजें मैनेजर को समझ में आती है। और इससे जब मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा एंड एज वेल एज हमारा जो प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा था कि हेनरी फॉल ने 14 प्रिंसिपल दिया था। हेनरी फॉल क्या थे, वो एक फ्रेंच माइनिंग इंडस्ट्री में क्या करते थे, वहां पे वो मैनेजर थे। तो वो मैनेजर थे, वहां पे उन्होंने काम किया, फिर धीरे धीरे उनका पोजीशन क्या हुआ, उनको नया पोजीशन मिला, वो जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। फिर हेनरी फॉल ने वहां पे जब काम किया ना, तो उन्होंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। क्या किया, कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, वहां का एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, और वो सब ऑब्जर्वेशन को उन्होंने क्या दिया है, 14 प्रिंसिपल्स नाम दी है। तो उन्होंने उसी ऑब्जर्वेशन को 14 प्रिंसिपल में पूरी अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बाकी के 6 पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग 7th पॉइंट कंप्लीट कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, कि जो अथॉरिटी है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन, पावर एंड अथॉरिटी। तो सेंट्रलाइजेशन क्या, किसका, उसका वो मेन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, जो है पावर एंड अथॉरिटी। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ रहेगा, पावर एंड अथॉरिटी। जो सेंट्रलाइजेशन होता है, केंद्रीकरण जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। किसी सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि पावर किसी एक के हाथ में है। क्या है, पावर किसी एक के हाथ में है, और वो सारे पावर को क्या कर रहा है, उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, बिजनेस को चला रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे ज्यादा देखा जाएगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ देखा जाएगा, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाएगा। एंड द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज, जो ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन देखा जाता है, जिसको विकेंद्रीकरण करते हैं। यहाँ पे जो पावर एंड अथॉरिटी है ना, यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी एक लोग के पास नहीं रहेगी, कुछ 2-3 मैनेजर रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। किसी एक के हाथ में अगर हमने सेंट्रलाइज कर दिया पूरी तरीके से, तो वो अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है, ताकि बहुत सारे लोग के पास उसका पावर हो जाता है और बहुत सारे लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ पे ज्यादा अप्लीकेबल होगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। एंड सेंट्रलाइजेशन कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है।
ओके, तो ये हमारा 7th पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब क्या होता है? पेमेंट, यू नो, पेमेंट। अगर एम्प्लॉइज को पेमेंट अच्छा मिल रहा है तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा वर्कर, हमारा एम्प्लॉय फाइनेंशियली अच्छे, उसको कोई बर्डन नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे काम तो कर रहा हूँ बट मुझे अच्छा पेमेंट नहीं मिलता। अगर अगर उसको ऐसा लग रहा है ना, कि एम्प्लॉय को अगर ऐसा लगता है ना कि मुझे यहाँ पे काम करने के इतने अच्छे रिवॉर्ड्स या रेमुनरेशन नहीं मिलने वाले, तो अपने काम को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाता है। तो यहाँ पे जो हेनरी पॉल ने ऑब्जर्वेशन किया, तो उन्होंने रेमुनरेशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि किस तरीके से रेमुनरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन इसलिए उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। तो इसको समझते हैं क्या है? अप्रोप्रिएट रेमुनरेशन टू स्टाफ और एम्प्लॉय इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली। क्या है? अगर उनको, अगर स्टाफ को, अगर एम्प्लॉय को अच्छी, अप्रोप्रिएट मतलब अच्छे तरीके से उनको पेमेंट जो जितना वो डिजर्व करते हैं, अगर उनको उतना पे मिल रहा है, तो वो फाइनेंशियली क्या रहते हैं? सेटिस्फाई रहते हैं। अपने काम को लेके भी क्या करेंगे? अच्छा रिजल्ट देने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको फाइनेंशियली बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एंड एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग टाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या रहेगा? अगर आपको किसी कंपनी में, हाँ, अगर आपको किसी कंपनी में बहुत अच्छा पेमेंट मिल रहा है, आपको काम भी अच्छे से ले रहे हैं बट आपको पेमेंट भी अच्छा देंगे, तो आप क्या करोगे? उस कंपनी में बने रहोगे। क्यों बने रहोगे? क्योंकि वहां पे आपको पेमेंट अच्छा मिल रहा है। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर एम्प्लॉय को, स्टाफ को अच्छे तरीके से उनको रेमुनरेशन मिलेगा, उनको पेमेंट दिया जाएगा, तो वो क्या रहेंगे? फाइनेंशियली सेटिस्फाई रहेंगे। एंड एज वेल एज वो कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की बात सोचेंगे भी नहीं। वो लॉन्ग टर्म तक कंपनी में क्या रहेंगे? बने रहेंगे। उसके बाद द फेयर रेमुनरेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन द टोटल। तो क्या रहेगा? यहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी भी तो अफेक्ट करेगा, क्योंकि सारे एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जा रहे हैं तो क्या होगा? वहां प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा। इसलिए रेमुनरेशन यहाँ पे भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर अच्छा रेमुनरेशन मिल रहा है तो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी भी क्या रहेगी? टॉप लेवल पे रहेगी। एंड द रेमुनरेशन शुड बी फिक्स्ड। अब रेमुनरेशन ऐसी थोड़ी है, पेमेंट किसको कितना मिलना है वो सब डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होगा? कि किस, क्या कंसीडरेशन दिया, क्या ध्यान में रखते हुए उनको पेमेंट मिलता है? तो उनके स्किल को, अगर आपको फाइनेंशियली, फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपको उस नॉलेज के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। आप काम को लेके एक्सपर्ट हो, नॉलेज है आपको, आप कितने टाइम से हो, आप 10 साल कंपनी में, 10 इयर्स हो कंपनी में, 5 इयर्स आपने स्पेंड किया, कितना आपने कंपनी को टाइम दिया है। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड मार्केट ट्रेंड, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मतलब मार्केट में सबको इतना पेमेंट मिल रहा है तो इसका ऑर्गेनाइजेशन को भी इतना पेमेंट वर्कर्स को देना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या है? हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ रेमुनरेशन डिसाइड होता है। तो क्या है, एक बार फिर से प्रीकैप करते हैं कि जो रेमुनरेशन होता है वो हमारे वर्कर्स को क्या करता है? फाइनेंशियली सेटिस्फाई रखता है और कंपनी में लॉन्ग टर्म बने रहने के लिए उनको मोटिवेट करता है। और अगर हमारा रेमुनरेशन अच्छा नहीं है तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी क्या होगा? असर होगा। अगर हमारा रेमुनरेशन अच्छा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल भी क्या होगी? अच्छी होगी। एंड रेमुनरेशन किस किस चीज को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाता है? तो उनके नॉलेज के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेमुनरेशन फिक्स्ड किया जाता है। पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्केलर चेन। तो स्केलर चेन क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? कम्युनिकेशन को मेंटेन रखता है। मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं कैसे। स्केलर चेन मतलब क्या होता है? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना, सबको पता रहना चाहिए, हर हर वर्कर्स को, हर एम्प्लॉय को, मैनेजर को कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। क्या होता है? अगर
ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के एक सेक्शन को पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छे से उनसे कोऑर्डिनेट ही नहीं किया गया। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं। तो स्केलर चैन होना बहुत जरूरी है। जो टॉप लेवल पे है और जो लोअर लेवल पे, उनका कम्युनिकेशन होना, उनकी बात उन तक पहुंचना और उनकी बात लोअर लेवल तक आना, ये दोनों भी क्या है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, स्केलर चैन मीन्स मतलब हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। तो टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक क्या होता है, यहाँ पे अथॉरिटी, उनको पावर होती है कि वो अपनी बात को अपने मैनेजर को, और मैनेजर जो है अपने वर्कर्स तक, दोनों के बीच में कोई भी डिसलिंक नहीं होना चाहिए, लिंक एकदम अच्छे से कम्युनिकेशन का होना चाहिए। तो एंड दिस हेल्प, अब ये हेल्प क्या करता है, तो यहाँ पे ऑर्डरली फ्लो द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो मैनेजर को भी पता रहेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एंड वर्कर्स को भी पता है कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। टॉप मैनेजर क्या सोच रहा है वो लोअर लेवल तक को भी पता चल जाएगा। यहाँ पे जो होता है इंफॉर्मेशन मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली क्या स्टेटस है, वो सारी चीजें पता चलती है, इंफॉर्मेशन मिलता है, कम्युनिकेशन होता है अच्छे से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर टीचर को अपनी बात, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि है क्या ये स्केलर चैन। अगर टीचर को अपनी बात प्रिंसिपल तक पहुंचानी है तो क्या होगा, तो टीचर पहले क्या बोले, अपनी बात को सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर क्या करेगा, वाइस प्रिंसिपल को बात पहुंचाएगा, एंड वाइस प्रिंसिपल जाके प्रिंसिपल तक बात पहुंचाएगा। ये जो लिंक है इसको ही क्या बोला जाता है, स्केलर चैन। मतलब जो लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल प्रिंसिपल था और जो लोअर लेवल पे टीचर, उनकी बात जो है ऐसे इंफॉर्मेशन के थ्रू पहुंची है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली टीचर क्या फील कर रहा है वो प्रिंसिपल तक इजीली पहुंचना जरूरी रहता है। तो वही इसको ही स्केलर चैन बोलता है। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, अ जर्नल मैनेजर, तो एक जर्नल मैनेजर है, वो इन्फॉर्म कर रहा है अपने डिसीजन को किसके तक, फंक्शनल मैनेजर को। जो जनरल मैनेजर है अपने डिसीजन को फंक्शनल मैनेजर तक पहुंचाता है, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। इसको ही क्या बोला जाता है, स्केलर चैन बोला जाता है। पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर हम लोग को ऑर्डर कि किसको कौन सा काम कौन से समय पे देना है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि हमें, अगर मुझे कुछ काम आ गया अर्जेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये सही टाइम नहीं है, और मैंने दे दिया सडन, अपने वर्कर्स को बोला ये काम कंप्लीट करो, बट अभी टाइम ही नहीं है उस चीज का, मतलब बिना टाइम का हम लोग वो चीज कर रहे हैं, वहां पे वो टाइम पे उसका डिमांड ही नहीं होने वाला है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जिस समय पे जिस काम की ज्यादा जरूरत है वही काम हमें करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहती है। तो चलिए समझते हैं क्या है। तो द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज की एक जगह होती है, और हर चीज की एक जगह होती है, और हर चीज की एक टाइम होती है। तो वो जगह पे और वो टाइम पे ही वो चीज करनी चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। एंड द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, जगह भी क्या होनी चाहिए, सही जगह पे एंड सही टाइम पे। अगर वो काम करेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइज, तो प्रिंसिपल उसका क्यों ऑर्डर देता है, क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। तो सही इंसान को सही रिसोर्सेस देता है ताकि उसका काम अच्छे से हो जाए और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी ना हो। तो सही समय पे सही काम होना चाहिए, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर होता है। तो 11th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या, मैनेजर को जो है ना, जब अपना काम वर्कर से करवाते हैं तो वर्कर के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि हाँ मुझे इसी वर्कर से सारा काम करवाना है या इसी सबऑर्डिनेट से सारा काम करवाना है, इसको मस्त रिलैक्स देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए कि सारे वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, अच्छा रिजल्ट आता है, उसके गोल्स भी अच्छे से अचीव कर पाते हैं। तो क्या है, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट। फेयर मतलब क्या है, एकदम उनके साथ सबके साथ क्या रखना है, इक्वल
बिहेव रखना है एंड फ्रेंडली, बहुत स्ट्रिक्टली उनसे काम नहीं करवाना है, थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे, अच्छे से बात करके उनका काम करवाएंगे तो वो क्या सबऑर्डिनेट मेंटली भी क्या रहेंगे, रिलैक्स होके काम करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ हमें बहुत ज्यादा लोड नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंडली होना चाहिए हमारे जो है मैनेजमेंट को सबऑर्डिनेट के साथ एंड फेयर होना चाहिए। एंड उसके बाद while डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेटली द अथॉरिटीज डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म, हम लोग जब काम को डिवाइड करते हैं ना तो कौन से काम को किसको देना, ये अच्छा ये वर्कर्स ना फाइनेंस अच्छा करता है तो इसको फाइनेंस के बारे में दे देते हैं, या ये वर्कर्स अकाउंटिंग अच्छा कर रहा है या सिक्योरिटी का काम अच्छा कर रहा है, तो सारे काम उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से क्या करते हैं, सबको डिवाइड कर देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि मॉनेटरी टर्म, जिसको मॉनेटरी टर्म मतलब उनके पेमेंट के while dividing the worker delegate the authority डिवाइडिंग द मॉनेटरी टर्म। तो जब वर्कर्स अपने काम को डिवाइड कर रहा है तो किसको क्या काम देना चाहिए, उन सारी चीजों को क्या करना है, अच्छे से डिवाइड करके ही उनको उनके मॉनेटरी टर्म के हिसाब से उनको काम दे देना चाहिए। एंड द इक्विटी विल बी दिस इक्विटी विल बी हेल्प द कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजर ही सारे वर्कर के साथ एकदम इक्वल है, सबऑर्डिनेट है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं, मैनेजर भी एकदम फ्रेंडली है, तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़ा, जो मतभेद, जो उनके डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्विटी है, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, तो यहाँ पे कोई अपने आप को लो फील नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रिजल्ट आएगा अगर हम लोगों ने इक्विटी फॉलो किया। 12th पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। तो क्या होता है कि वर्कर्स को ना जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनको पता है कि मेरा यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अच्छे से है, मुझे यहाँ पे हर तरीके से हेल्प मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कभी भी निकाल देगा, अगर उनके अंदर वो फियर रहेगा तो क्या होता है, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो इतना इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है वर्कर्स को कि उनके काम, उनके जॉब सिक्योरिटी को लेके उनको इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो principles of stability of tenure, तो the management should assure them about the tenure of job security, वो कितने टाइम तक वहां पे काम करने वाले हैं और उनके जॉब को लेके एक सिक्योरिटी, अगर जब तक नहीं मिलेगा वर्कर्स को एंड एम्प्लॉइज को, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला काम है उनको सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। एंड इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी, मैंने वही बोला अभी कि अगर वर्कर्स को इनसिक्योरिटी रहेगा कि उनको लग रहा है कि मेरा जॉब कभी भी जा सकता है या मुझे कभी भी यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, तो वो इतना अच्छा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे, तो वो एफिशिएंसी पे क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज द एम्प्लॉय द टर्नओवर, अगर वर्कर्स को पता है कि मेरा यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, अच्छा आएगा, गोल्स भी अचीव अच्छे से हासिल कर पाएंगे और वो अपने काम पे 100% लगाएंगे कि हाँ मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को 100% देना है, ताकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स, सर्टन गोल्स को अचीव करना चाहता है वो इजिली अचीव कर पाए। पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या, अगर मैनेजमेंट वर्कर को कुछ काम दे रहा है तो एक इनिशिएटिव वे में लेना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मुझे ये काम बहुत अच्छे तरीके से करना है, अब ये काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बहुत अपने अपने तरीके से करना है, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। तो इसको ही क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव रेफर्स टू द वॉलंटरी टू डू वर्क इज एन इनोवेटिव वे। तो अगर वर्कर्स को, अगर जो भी मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने उनको काम दिया है उसको क्या कर रहा है, वो इनिशिएटिव ले रहा है, उसको इम्पोर्टेंट दे रहा है, उस चीज को समझ रहा है और वो अपने तरीके से इनोवेटिव वे से वो क्या कर रहा है, उसको करने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी बात होती है। एंड द फ्रीडम ऑफ टू थिंक एंड वर्क एंड न्यू आइडियाज इनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक द इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग इज अ गिवन अ टास्क। अगर मैनेजमेंट ने उनको पूरी तरीके से फ्रीडम दिया है कि आप अपने तरीके से सोच के काम करो, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय को भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है और वो अपने काम को बहुत अपने तरीके से सोच के अच्छे अच्छे आइडियाज लाएगा, अच्छे अच्छे तरीके से वो सोच के काम को करेगा। इससे क्या होगा कि वो जो उसको काम दिया है वो टास्क को बहुत अच्छे टाइम पे वो क्या करेगा, उसको कंप्लीट कर देगा। तो इनिशिएटिव मतलब काम को वैल्यू देना चाहिए वर्कर्स को, और अगर वो वर्कर्स, उसको पूरा फ्रीडम है काम को सोचने के लिए कि हाँ मुझे
तरीके से ऐसे करना है, तो इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा और ये फ्रीडम हर मैनेजमेंट को देना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स का 14 पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 13 पॉइंट्स किए, तो वो चीज तो समझ में आ ही गया है कि भाई प्रिंसिपल्स में तो टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है। अब ग्रुप एक्टिविटी में अगर टीम वर्क ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने, हेनरी पॉल ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि टीम वर्क एवरी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। एंड स्प्रिट द कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। अगर आप सब टीम वर्क में है तो हमें एक क्या मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक ताकत मिलती है काम को करने में। एंड इफ ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर सारे एम्प्लॉयज को अपने हर एक एम्प्लॉय पे ट्रस्ट है, सब बहुत अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं, तो जो भी आगे चल के डिफिकल्टीज आएगा उस डिफिकल्टीज को भी क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसको क्विकली क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो है टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है 14 प्रिंसिपल्स में। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स के पॉइंट्स हैं। हमने 14 प्रिंसिपल्स के 14 जो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स को क्या कर लिया है, एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से। एक बार मैं फिर से आपको क्या कर रही हूँ, रिव्यू रिकैप्स कर लेते हैं। क्या है, पहला पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हर वर्क को क्या करना है, डिवाइड करके काम करना चाहिए, इससे एफिशिएंसी अच्छी होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, वर्कर को सही टाइम पे आना चाहिए, सही टाइम से उसको अपने काम को क्या करना है, अच्छे से हैंडल करना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोई एक हेड होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, ना कि अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन क्या होना, केंद्रीकरण होना चाहिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्युनरेशन, पेमेंट क्या होना चाहिए, उनको फेयर रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कैरियर चेन, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी क्या होना चाहिए, अच्छा, टॉप लेवल से लोअर लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर, सही समय पे सही टाइम पे उनको क्या करना है, ऑर्डर देना है और अपने काम को अच्छे से करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, सारे और मैनेजमेंट को अपने वर्कर्स, अपने सबऑर्डिनेट, खुद मैनेजमेंट को, मैनेजर को सॉरी, अपने काम को लेके क्या करना है, इक्विटी बना के रखना है, अपने वर्कर्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनर, वर्कर को उनके जॉब को लेके क्या करना है, सिक्योरिटी देना है। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, वर्कर को काम को इनिशिएटिव लेना चाहिए, मैनेजमेंट को भी अपने मैनेजर को भी अपने काम को इनिशिएटिव देके मैनेजर को वर्कर से काम करवाना चाहिए, उनको फ्रीडम देना चाहिए अपने नए नए आइडियाज को सोचने के, समझने के। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी अच्छी आएगी। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ टीम वर्क, तो हेनरी पॉल ने बोला है कि टीम वर्क होना बहुत जरूरी है। अगर हमने अच्छे से टीम वर्क किया है तो हमारे बीच में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो हम लोग क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स है। आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो पूरी तरीके से ओसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज मेरे वीडियोज को प्यार दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, और जितना भी हो सके वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज अदर्स लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।